सितंबर 1965। पंजाब का सीमावर्ती इलाका अपने चरम पर था, जब रावी नदी, जो सतलुज और ब्यास को जोड़ती है, स्याही की तरह काली और उफनती हुई बह रही थी। सतह शांत दिखती थी, लेकिन उस पानी के नीचे पाकिस्तानी सेना द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें, सोनार ग्रिड और यहां तक कि प्रशिक्षित कुत्ते भी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं बलराम सिंह, एक विशेष टुकड़ी का प्रमुख था। आज रात हम 6 लोग उस जगह में घुसने वाले थे जिसे पाकिस्तानी सेना अभेद्य मानती थी। रावी पर तैरता हुआ राडार स्टेशन, जो अमृतसर से लेकर लाहौर तक पूरे नदी मार्ग पर निगरानी रखने वाली एक दैवीय आंख थी। यहां पाकिस्तानी सैनिक इसे तैरता हुआ कान कहते थे। जब भी किनारे पर किसी के कदमों की आहट होती, पानी में चप्पू की आवाज होती या यहां तक कि मछली के छटपटाने की आवाज भी होती, तो यह उसे दर्ज कर लेता था। लेकिन आज रात मैं इसे खामोश करने वाला था। हम में से किसी के पास बंदूक नहीं थी, केवल खंजर, पिन खींचने वाली बारूदी सुरंगें और उंगली से भी पतली बांस की सांस नलियां थीं। ऊपर से आदेश स्पष्ट था, कोई निशान नहीं छोड़ना, किसी को भी अलार्म बजाने का मौका नहीं देना। अगर पकड़े गए तो मिशन विफल माना जाएगा। काला, दुबला, पतला, जिसके दांत एकदम सफेद थे, नाव के अगले सिरे पर बैठा था। उसके मुंह में दातुन की एक तीली थी, लेकिन उसकी नजरें पानी की सतह से नहीं हट रही थीं। जग्गा, जिसके बचपन में भैंस के सींग मारने की वजह से निचला जबड़ा एक तरफ झुका हुआ था, बगल में बैठा था और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कोई चिंता की बात ही न हो। छोटू, जो सबसे छोटा था, ने कपड़े का एक थैला लटका रखा था जिसमें सारा सीचार विस्फोटक था, और उसका हर कदम ऐसा था जैसे कोई विद्वान अक्षर लिख रहा हो। शेरा, गठीला और धूप में तपा हुआ, छिपने के लिए सूखे सरकंडे ले जाने का जिम्मेदार था। और संजय, जो टीम में सबसे कम बोलता था, बारूदी सुरंगें हटाने और ताले तोड़ने का नंबर 1 माहिर था। हमने अमृतसर के पास अपने अस्थायी ठिकाने को तब छोड़ा जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था। हमारी छोटी नाव एक संकरी नहर से धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर रोशनी से बचते हुए। नाव के किनारों से टकराते पानी की आवाज रात के मेंढकों और झिंगुरों की आवाज के साथ मिलकर एक लोरी की तरह लग रही थी। लेकिन मैं जानता था कि रावी के उस पार पाकिस्तानी सैनिक सो नहीं रहे थे। 1 महीने पहले हमारी एक टोही टुकड़ी इसी राडार स्टेशन के पास पहुंचने की कोशिश में लापता हो गई थी। स्थानीय लोगों को केवल बांस की सांस, नलियों के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले थे। पाकिस्तानियों ने गश्त दोगुनी कर दी थी और सेंसर वाली गेंदें डाल दी थीं। पानी के नीचे बिजली के जाल बिछा दिए थे और 2 जर्मन शेफर्ड कुत्तों को निगरानी पर लगा दिया था। मैंने अपनी कलाई पर बंधी चमकने वाली घड़ी को छुआ। 22-45। हमारे पास पहुंचने, बारूद लगाने और गश्त बदलने से पहले निकलने के लिए ठीक 20 मिनट थे। एक पल की भी देरी का मतलब मौत था। काला ने इशारा किया। पूरी टीम ने एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में नाव रोक दी। छोटू ने एक एक करके बांस की सांस नलियां निकाली, हर किसी को दी। कोई एक शब्द नहीं बोला, बस धीमी सांसों की आवाज, नाव से सरकंडों के रगड़ने की आवाज और मेरे दिल की धड़कन थी। मैंने खुद को पानी में उतारा। ठंड ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। नीचे की कीचड़ मुझे नीचे खींचना चाहती थी। सतह पर दुश्मन के जहाज से आती रोशनी के कुछ धुंधले धब्बे थे। हम चुपचाप आगे बढ़े, जैसे नदी के तल से चिपकी हुई काई हो। दूर से मैंने तैरते हुए कान के लोहे के ढांचे का काला आकार देखा। सर्चलाइटें डेक पर घूम रही थीं, संतरियों की परछाइयां हिल रही थीं, कुत्तों की नाक हवा सूंघ रही थी। एक गलत सांस, पानी का एक बुलबुला फूटने की आवाज और सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन मैं यह बाजी खेलने के लिए यहां था, और जब एक मोहरा पानी में उतर चुका है तो वह या तो बाजी पूरी करेगा या डूब जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि विशेष सैनिकों को केवल अच्छी तरह तैरना और गोता लगाना आना चाहिए, लेकिन हमारे लिए दस्ते का हर सदस्य एक पहेली का पूरा टुकड़ा होना चाहिए। एक के बिना मिशन पंखहीन हो जाता है। उस रात जब मैं अमृतसर के पास अपनी झोपड़ी में मिट्टी के तेल के लैंप की जानी पहचानी गंध के बीच बैठा था, मैंने हर एक चेहरे को देखा, यह याद करते हुए कि हर कोई दस्ते से कैसे जुड़ा था। काला, सबसे उम्रदराज, जिसकी सांवली त्वचा और छोटी आंखें हमेशा मुस्कुराती हुई लगती थीं। वह रावी नदी के किनारे एक गांव का मल्लाह था और बचपन से ही इस नदी की धाराओं में एक मछली की तरह तैरता था। काला के कान बहुत तेज थे। रात में वह केवल पानी के उतार,
चढ़ाव से एक छोटी नाव और एक बड़ी किश्ती के चप्पू की आवाज में फर्क कर सकता था। वही था जो मुझे महीने की शुरुआत में राडार स्टेशन की बाहरी टोही के लिए ले गया था, जिसने सेंसर वाली गेंदों की कतार में एकमात्र अंधी जगह का पता लगाया था। जग्गा, जिसका टेढ़ा जबड़ा दुनिया का मजाक उड़ाता हुआ लगता था, लेकिन पानी के नीचे वह एक असली जल मानव था। वह बिना एक बार भी सतह पर आए 40 मीटर के कांटेदार तार के नीचे से तैर सकता था। कुछ साल पहले जग्गा अमृतसर के एक गोदाम में कुली का काम करता था और उसे पाकिस्तानी सैनिकों और रेंजर्स की गश्त की आदतें अच्छी तरह पता थीं। कई बार उसके अनुभव ने दस्ते को मौत के मुंह से बचाया था। छोटू दस्ते में सबसे छोटा, लेकिन विस्फोटक लगाते समय उसके हाथ किसी से भी ज्यादा स्थिर होते थे। छोटू तरन तारण में एक बढ़ई का काम करता था, जो हर मिलीमीटर को मापने और हर जोड़ को काटने का आदी था। जब वह विशेष दस्ते में आया तो उसकी यह सटीकता एक हथियार बन गई। आज रात सारा सीचार और तार छोटू ने तैयार किया था। वह कहता था, बस सही जगह पर लगाओ, धमाका पाकिस्तानियों के मुंह पर एक तमाचे जैसा होगा। शेरा लंबा और चौड़ा, जिसकी भूरी त्वचा चमकती थी और कंधे एक दरवाजे की तरह चौड़े थे। शेरा एक स्थानीय अखाड़े में पहलवान था, जो लकड़ी के भारी लट्ठे और सूखे सरकंडे उठाने का आदी था। दस्ते में शेरा छिपने के लिए सरकंडों के गट्ठर से लेकर धुआं पैदा करके ध्यान भटकाने के लिए ईंधन के छोटे डिब्बे तक हर भारी चीज उठाता था। वह धारा के विपरीत तैरने में भी सबसे माहिर था। जब मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा पीछे रहकर सुरक्षा करता। संजय शांत और गंभीर, लेकिन उसके हाथ बिजली की तरह तेज थे। संजय अमृतसर में ताले सुधारने का काम करता था और वह किसी भी ताले को एक तार या नुकीले बांस से खोल सकता था। इसी वजह से वह बारूदी सुरंगें हटाने और दुश्मन के वाहनों पर लगे यांत्रिक तालों को तोड़ने का विशेषज्ञ था। संजय के लिए हर ताले की अपनी एक आवाज होती थी, बस उसे सुनने की जरूरत थी और उसे खोलने का तरीका पता चल जाता। उस शाम रावी पर बादल नीचे थे और नदी के किनारे के पेड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। पूरी टीम एक हाथ से बने नक्शे के चारों ओर बैठी थी, जो एक पुराने लकड़ी के मेज पर फैला हुआ था। मैंने तैरते हुए कान की स्थिति की ओर इशारा किया। एक लोहे का बेड़ा जो 3 हिस्सों से बना था और नदी के बीच में लंगर डाले हुए था, जिसे एक तैरते हुए पुल से किनारे से जोड़ा गया था। चारों ओर सेंसर वाली गेंदें और कांटेदार तार हैं। पाकिस्तानी सैनिक डेक पर पहरा देते हैं, रेंजर्स गश्त करते हैं। 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते जहाज के पिछले हिस्से की रखवाली करते हैं। मैंने नक्शे पर एक धुंधली हरी रेखा पर उंगली रखी। यह सोनार का अंधा स्थान है। हम नीचे से पास आएंगे, कांटेदार तारों के नीचे से निकलेंगे और बेड़े के ढांचे तक पहुंचेंगे। यहां मेरी उंगली एक लाल बिंदु पर रुक गई। छोटू, सीचार को राडार वाले हिस्से के जोड़ पर लगाओगे। टाइमर 23:05 का सेट करना। मैं और संजय डेक के नीचे के गुप्त दरवाजे का ध्यान रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो निकलने के लिए। काला ने बीच में कहा, सैनिक हर 15 मिनट में अपनी ड्यूटी बदलते हैं। अगर हम देर से पहुंचे और नई चुस्त टुकड़ी से सामना हो गया तो हम मारे जाएंगे। पूरी टीम ने सिर हिलाया। युद्ध के मैदान में समय ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो कभी पर्याप्त नहीं होती थी। अंधेरा होने से पहले हमने अपने उपकरण फिर से जांचे। बांस की 6 सांस नलियां, जो युवा बांस से काटी गई थीं, पतली लेकिन पानी के दबाव को झेलने में सक्षम थीं। तेल लगे कपड़े में लिपटे हैंडल वाले 6 खंजर, रबर में लिपटे सीचार के 3 ब्लॉक, जिसमें तार और एक यांत्रिक टाइमर लगा हुआ था। छिपने के लिए सूखे सरकंडों का एक गट्ठर, दुश्मन को भ्रमित करने के लिए एल्यूमीनियम पाउडर और माचिस की तीलियों से बने 2 हाथ से बने फ्लेयर। कुछ भी अतिरिक्त नहीं था और खोने के लिए भी कुछ नहीं था। जब सूरज डूबा तो हमने अपना आखिरी ठंडा खाना खाया, सूखी रोटी और थोड़ा अचार। कोई ज्यादा नहीं बोला, बस चम्मचों की टिन के बर्तनों से टकराने की आवाज और पीपल के पत्तों से सरसराती हवा की आवाज थी। काला ने रोटी का एक टुकड़ा थोड़ा और जग्गा की ओर फेंक दिया, ठीक से खा ले, पानी के नीचे कोई दुकान नहीं मिलेगी। जग्गा हंसा, अगर पेट भर गया तो मैं डूब जाऊंगा, मुझसे तैरा नहीं जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ मिशन से पहले की ठंड को दूर भगाने का उसका तरीका था। रात के 22:00 बजे जब चांद बादलों के पीछे छिप गया, हमने नाव को पानी में धकेला, उतनी ही कोमलता से जैसे किसी बच्चे को पालने में रखते हैं।
सूखे सरकंडों का गट्ठर नाव की सतह पर फैला हुआ था। केवल चप्पू चलाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई थी। इस मौसम में रावी का पानी कुएं के पानी की तरह ठंडा था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। जब हम एक संकरी नहर के पास पहुंचे तो काला ने अपनी ठुड्डी से इशारा किया, इस हिस्से में चप्पू बंद। शेरा ने चप्पू अंदर खींच लिया। पूरी टीम ने अपने हाथों से धीरे धीरे पानी को धकेलना शुरू कर दिया। नाव बिना कोई आवाज किए धारा के साथ बहने लगी। दूर मैंने राडार स्टेशन के डेक से आती पीली रोशनी को पानी की सतह पर नाचते हुए देखा। जनरेटर की एक समान गूंज एक सांस लेते हुए जानवर की तरह लग रही थी। मैंने अपनी चमकने वाली घड़ी को छुआ। 22:45। जीने या मरने के लिए ठीक 20 मिनट बचे थे। हमारी छोटी नाव एक सूखे पत्ते की तरह धारा में चुपचाप बह रही थी। पूरी टीम नाव के किनारों से सटी हुई बैठी थी। हमारी आंखें उन पीले प्रकाश के धब्बों पर टिकी थीं जो दूर पानी की सतह पर टिमटिमा रहे थे, जहां पाकिस्तानियों का तैरता राडार स्टेशन नदी के बीच में लंगर डाले हुए था। सितंबर के महीने में रावी नदी की रातें ठंडी होती हैं और ऊंची लहरों के कारण पानी का स्तर बढ़ गया था। नाव के किनारों से टकराती लहरों की हल्की आवाज किनारे पर लगे सरकंडों और पेड़ों से सरसराती हवा के साथ मिल गई थी। गीली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध हर सांस में समा रही थी, पंजाब की एक जानी पहचानी गंध। लेकिन आज रात हमारे लिए यह एक छिपाने वाला पर्दा भी थी। काला ने फुसफुसाया। पूरी टीम तुरंत रुक गई। हमारे सामने एक खुला नदी का एक्सपांस था। राडार बेड़े के डेक से रोशनी पानी की सतह पर फैल रही थी। 100 मीटर से भी कम दूरी पर सेंसर वाली गेंदें तैर रही थीं। हर गोल गेंद ग्रे रंग की थी और बीच में एक काली शीशे की आंख थी, जैसे किसी मरी हुई मछली की आंख हो। हम अच्छी तरह जानते थे कि एक तेज हरकत, पानी के नीचे कोई आवाज या कोई असामान्य प्रकाश और सोनार प्रणाली नियंत्रण कक्ष में अलार्म बजा देगी। जग्गा ने अपनी ठुड्डी से इशारा किया। मैंने सिर हिलाया। एक एक करके हम धीरे धीरे नाव से उतरे, बांस की सांस नली को पकड़कर, और चुपचाप पानी में फिसल गए। ठंड तुरंत त्वचा में घुस गई, लेकिन किसी को भी कांपने की इजाजत नहीं थी। गंदे पानी के नीचे जहाज के डेक से आती रोशनी एक भूत की परछाई की तरह धुंधली थी। मैंने महसूस किया कि धारा मुझे नीचे की ओर जोर से खींच रही है, जिससे मुझे दिशा बनाए रखने के लिए तिरछा तैरना पड़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी, जो राडार बेड़े पर जनरेटर की गूंज के साथ मिल गई थी। शेरा आगे था। उसका बड़ा शरीर धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कोई तैरता हुआ लट्ठा हो। हर हाथ का स्ट्रोक उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। ठीक उसके पीछे छोटू था, रबर में लिपटे सीचार के पैकेट को अपनी छाती से चिपकाए हुए, जैसे उसे ठंड से बचा रहा हो। संजय कीचड़ भरे तल पर रेंग रहा था, अपनी उंगलियों से हर पेड़ की जड़ और कंकड़ को महसूस करके रास्ता खोज रहा था। मैंने ऊपर देखा। एक सर्च लाइट हमारे सिर के ऊपर से गुजरी, पानी की सतह पर एक सफेद लकीर खींचती हुई। मैंने अपनी सांस रोक ली, उसके गुजरने का इंतजार किया और फिर आगे बढ़ना जारी रखा। जब हम सेंसर वाली गेंदों से लगभग 10 मीटर दूर थे, काला ने रुकने का इशारा किया। वह पूरी तरह से नीचे डूब गया, काले पानी में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वह मेरे बगल में सतह पर आया और एक अंगूठे का निशान बनाया। ठीक है, सोनार का अंधा स्थान यही था, ठीक जैसा कि पिछली टोही में पता चला था। गेंदों के नीचे एक खाली जगह थी, क्योंकि नदी का तल वहां गहरा था। ध्वनि तरंगे वहां तक नहीं पहुंच पाती थीं। हम एक एक करके उस जगह से गुजरे, धीरे से गेंदों को एक तरफ धकेलते हुए 2 गेंदों के बीच की संकरी जगह में घुस गए। हर हरकत एक सपने की तरह धीमी थी। अगर गेंदें जोर से हिलतीं तो अलार्म तुरंत बज उठता। गेंदों की परत को पार करने के बाद राडार बेड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक काला लोहे का ढांचा, लगभग 30 मीटर लंबा, जो 3 हिस्सों से बना था। बीच का हिस्सा राडार नियंत्रण कक्ष था और दोनों तरफ के हिस्सों में उपकरण और सैनिकों के रहने की जगह थी। किनारे पर लगे सुरक्षा लैंप नदी की सतह पर रोशनी डाल रहे थे, जिससे कांपते हुए प्रकाश के खंभे बन रहे थे। डेक पर 2 पाकिस्तानी सैनिक गश्त कर रहे थे। उनकी बंदूकें छाती पर लटकी हुई थीं और उनके साथ 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे। मैंने धीरे से अपनी घड़ी को छुआ। 22:55। 10 मिनट बचे थे। शेरा और छोटू पहले नीचे गए, राडार वाले हिस्से के बाईं ओर बढ़ते हुए, जहां सीचार लगाने का लक्ष्य था। मैं और संजय दाईं ओर गए, डेक के नीचे एक गुप्त दरवाजा ढूंढने के लिए। जग्गा और काला बीच में रहे।
पानी के नीचे हाथ के संकेतों से संपर्क बनाए रखते हुए। मैंने लोहे के पतरे के खुरदुरे वेल्डिंग के निशानों को महसूस किया। संजय ने अपनी कमर की बेल्ट से एक छोटा स्टील का हुक निकाला और गुप्त दरवाजे के कब्जे पर हल्के से खरोंचा। जंग की जांच करते हुए उसने इशारा किया, यांत्रिक ताला। मैंने सिर हिलाया। कुछ तेज हरकतों के साथ हुक दरार में घुस गया, हल्के से घूमा, खट की आवाज हुई और ताला खुल गया। हमने इसे तुरंत नहीं खोला, केवल यह जांचा कि जरूरत पड़ने पर यह एक भागने का रास्ता बन सके। दूसरी तरफ छोटू ने C4 के पैकेट को राडार वाले हिस्से और बेड़े के ढांचे के बीच के जोड़ पर लगा दिया था। उसके हाथ तेजी से और सफाई से काम कर रहे थे। उसने इसे चुंबकों से स्थिर किया और टाइमर को 23:05 पर सेट किया। एक छोटा चमकता हुआ बिंदु टिमटिमाया। टाइमर सक्रिय हो गया था। काला ने अचानक तेजी से हाथ हिलाया। डेक से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपनी नाक जहाज के किनारे पर झुका रखी थी। सूंघ रहा था और फिर गुर्राने लगा। पाकिस्तानी सैनिक रुक गया और अपनी टॉर्च से पानी की सतह पर रोशनी डाली। मैंने अपने शरीर को लोहे के ढांचे से चिपका लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रोशनी ठीक उसी जगह पर पड़ी जहां मैं चिपका हुआ था। सीपियों पर चमक रही थी। बस 1 सेकंड और। धड़ाम! एक गड़गड़ाहट ने आकाश को चीर दिया। बिजली की एक तेज चमक ने पूरी नदी की सतह को सफेद कर दिया। कुत्ता चौंक गया, ऊपर देखकर भौंकने लगा और फिर सैनिक द्वारा खींच लिया गया। मौका मिल गया। हम तेजी से डेक के नीचे के अंधेरे हिस्से में खिसक गए और अपना काम जारी रखा। 5 मिनट बचे थे। हमें टाइमर के 0 पर पहुंचने से पहले यहां से निकलना था। 22:58। ठंडे पानी के नीचे समय धीमा लग रहा था, लेकिन हर सेकंड भारी था। पूरी टीम राडार बेड़े के ढांचे के पास अंधेरे में छिपी हुई थी। ऊपर पाकिस्तानी सैनिक अभी भी नियमित रूप से गश्त कर रहे थे। कभी कभी उनके जूतों की स्टील के फर्श पर खटखट की आवाज नीचे तक साफ सुनाई देती थी। छोटू ने राडार वाले हिस्से के जोड़ पर पहला C4 का पैकेट लगा दिया था। यांत्रिक टाइमर चुपचाप चल रहा था। चमकती हुई सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी तर्जनी उंगली उठाई और फिर बगल के बिजली के उपकरणों वाले हिस्से की ओर इशारा किया। शेरा समझ गया। वह उस ओर तैर गया। अपने रबर के थैले से एक छोटा विस्फोटक पैकेट निकाला और उसे उस लोहे की चादर पर लगा दिया जहां से राडार के तार मशीन कक्ष तक जाते थे। अगर यह हिस्सा नष्ट हो जाता तो पूरी प्रणाली तुरंत ठप हो जाती। मैं और संजय बेड़े के तल पर पहले से खोले गए गुप्त दरवाजे की ओर बढ़े। यह दरवाजा सीधे अतिरिक्त जनरेटर वाले कमरे में जाता था, जहां टोही जानकारी के अनुसार पाकिस्तानियों का एक जल ध्वनि स्थान निर्धारण उपकरण रखा था। अगर समय मिलता तो हम इसे नष्ट करने के लिए एक और छोटा विस्फोटक लगाते, लेकिन मुख्य मिशन भागने का रास्ता सुनिश्चित करना था। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती। काला बीच में था। उसकी आंखें लगातार डेक का निरीक्षण कर रही थीं। उसके एक हाथ के इशारे पर पूरी टीम तुरंत पीछे हट जाती। उसने एक बार कहा था, कोई भी बहादुरी से नहीं जीतता। जीत तब होती है जब आप जानते हैं कि कब गायब होना है। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, डेक पर खटखट की आवाज हुई। पाकिस्तानी सैनिक अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। सर्चलाइट का दायरा बढ़ गया, पानी के किनारे तक रोशनी डालते हुए। मैंने अपने शरीर को सीपियों से कसकर चिपका लिया। मेरी सांस इतनी धीमी हो गई जैसे छाती बंधी हुई हो। एक विशाल परछाई ठीक हमारे ऊपर खड़ी थी। कुत्ते के पट्टे की जंजीर की हल्की खनक सुनाई दी। सौभाग्य से नई गश्ती दल अभी अपनी स्थिति से परिचित नहीं थी। उन्होंने बस सरसरी तौर पर रोशनी डाली और अपनी गश्त जारी रखी। यह एक छोटा सा अंतराल था, लेकिन कार्रवाई के लिए पर्याप्त था। संजय ने अपना हाथ अंदर डाला और उपकरण कैबिनेट के आधार पर एक छोटा विस्फोटक पैकेट रख दिया। उसे एक तार से सुरक्षित कर दिया। उसने धीरे से टाइमर दबाया। यह बाकी 2 पैकेटों के विस्फोट के समय के साथ मेल खाता था। 23:05। मैंने अपनी घड़ी देखी। ठीक 7 मिनट बचे थे। हमने एक दूसरे को बेड़े से पीछे हटने का इशारा किया। जग्गा कुछ मीटर दूर सेंसर वाली गेंदों की कतार के पास एक सुरक्षित स्थान पर पहले से ही इंतजार कर रहा था। काला सबसे पीछे तैर रहा था, जाते समय हर चीज पर नजर रखते हुए। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, जब तक कि एक तेज हवा ऊपर से नहीं आई, जिससे सरकंडों का एक झुंड तेजी से बहकर एक सेंसर वाली गेंद से टकरा गया। गेंद हल्के से हिली और एक सूखी खट की आवाज हुई। डेक पर जर्मन शेफर्ड जोर से भौंकने लगा।
सर्च लाइट तेजी से उस जगह पर पड़ी जहां से हम अभी निकले थे। मैंने गहरी सांस ली और एक बंद हथेली से गहरे गोता लगाने का इशारा किया। पूरी टीम तुरंत नदी के तल में उतर गई। कीचड़ और अंधेरे को अपना कवच बना लिया। नीचे कीचड़ की ठंडक ने हमें घेर लिया। सब कुछ स्याह था। हम एक कतार में तैर रहे थे, एक दूसरे के कंधे को छूते हुए, ताकि हम अलग न हो जाएं। ऊपर से पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें और कुत्तों के भौंकने की आवाजें धुंधली सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा, जिसका मतलब था कि वे निश्चित नहीं थे। सेंसर वाली गेंदों की कतार को पार करने के बाद काला ने दिशा बदलने का इशारा किया, घने सरकंडों वाले जंगल की ओर। यह वह किनारा था जिसका हमने दिन में सर्वेक्षण किया था, जहां उभरी हुई झड़ें और गहरी छाया छिपने के लिए पर्याप्त थीं। 23:03 हम सरकंडों के जंगल में सतह पर आए। हर कोई एक पेड़ की जड़ को पकड़कर स्थिर हो गया। छोटू ने एक सूखे लकड़ी का टुकड़ा चबाया, एक आदत ताकि धमाके की आवाज से चौंककर अपनी जीभ न काट ले। कोई कुछ नहीं बोला, बस हमारे शरीरों से नदी में टपकते पानी की आवाज और हमारे दिलों की तेज धड़कन थी। फिर 23:05 नदी के बीच से एक चमक उठी। उसके बाद एक गहरा गूंजता हुआ धमाका हुआ। पूरा राडार बेड़ा कांप गया। एक लाल आग का गोला फट पड़ा, अपने साथ गर्मी और काला धुआं लेकर। तुरंत अलार्म बजने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सहायक बिजली कक्ष से दूसरा धमाका हुआ, जिसने स्टील के फर्श का एक हिस्सा उड़ा दिया। सर्च लाइटें बुझ गईं। तैरता हुआ कान पूरी तरह से संपर्क खो चुका था। दूर से पाकिस्तानी सैनिकों की नावों के इंजन की गड़गड़ाहट विस्फोटित बेड़े की ओर बढ़ने लगी। हम देखने के लिए नहीं रुके। काला ने पीछे हटने का इशारा किया। एक पूर्व निश्चित छोटी नहर के रास्ते से धारा के विपरीत, धुंधले चांद के नीचे जो अभी बादलों से निकला था, गंदा पानी हमारे पीछे ऐसे उफन रहा था जैसे हमारे निशान मिटाना चाहता हो। पीछे हटते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। रावी नदी के बीच में विशाल लोहे का ढांचा धीरे धीरे झुक रहा था। आग अभी भी सुलग रही थी। उस रात हम जानते थे कि हमने पंजाब में पाकिस्तानियों के नदी निगरानी नेटवर्क में एक बड़ा छेद कर दिया था, लेकिन हम यह भी जानते थे कि अब से सब कुछ और अधिक कठिन होने वाला था। जैसे ही आखिरी धमाका शांत हुआ, पूरी रावी नदी ऐसे कांप उठी जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे हिला दिया हो। पानी में लहरें उठीं, लोहे और लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों को दूर फेंकती हुईं। राडार बेड़े से उठती आग ने नीचे के बादलों को रोशन कर दिया, जिससे आकाश का वह हिस्सा लाल हो गया। पीछे हटने के रास्ते पर काला ने इशारा किया। किसी ने देरी नहीं की। छोटू ने अपने खाली थैले को कसकर पकड़ लिया, जिसमें कभी सीचार था। शेरा ने जग्गा को धीरे से आगे की ओर धकेला। हम किनारे पर लगे सरकंडों के जंगल में गहरे घुस गए, जहां अंधेरा और उलझी हुई जड़ें एक प्राकृतिक जाल की तरह थीं। पानी के नीचे कलाई जितनी मोटी जड़ें कीचड़ में तिरछी धंसी हुई थीं, जिससे अनगिनत संकरी दरारें बन गई थीं। हमने इन दरारों का फायदा उठाकर पाकिस्तानी नावों की सर्च लाइटों से खुद को छिपाया, जो नदी की सतह पर रोशनी डाल रही थीं। इंजनों की गड़गड़ाहट और अंग्रेजी मिश्रित उर्दू में पाकिस्तानी सैनिकों की चीख पुकार साफ सुनाई दे रही थी। जाहिर है वे तुरंत अपराधियों की तलाश कर रहे थे। पिछले अनुभवों से हम जानते थे कि हमले के बाद पाकिस्तानियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। पूरे इलाके को घेरना, संदिग्ध दिशाओं में तलाशी लेना, तेज नावों और हेलीकॉप्टरों दोनों का उपयोग करना। लेकिन आज रात हेलीकॉप्टर तुरंत नहीं आ सकते थे। आसमान में अभी भी बादल थे, दृश्यता सीमित थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई विशेष दस्ता इतने सुरक्षित लक्ष्य के इतने करीब आने की हिम्मत करेगा। हम एक छोटी नहर के किनारे तैरते रहे, जो आगे एक बड़ी सहायक नदी में मिलती थी। यहां पानी विपरीत दिशा में बह रहा था, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल था, लेकिन यह एकमात्र रास्ता था जो पाकिस्तानियों के सोनार की सीमा में नहीं आता था। शेरा सबसे आगे तैर रहा था, सरकंडों के झुंडों को हटाकर रास्ता बना रहा था और फिर जैसे ही सब लोग गुजरते उन्हें वापस अपनी जगह पर कर देता था, ताकि कोई निशान न छूटे। रावी से लगभग 1 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी नावों की आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन अब दूर होती जा रही थी। काला एक बड़े पेड़ के नीचे रुका और पूरी टीम को आराम करने और सांस लेने का इशारा किया। हर कोई ठंड से कांप रहा था, होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। छोटू ने अपनी कमर से गन्ने का एक छिला हुआ टुकड़ा निकाला और उसे एक दूसरे को दिया, ताकि थोड़ी ऊर्जा
और गर्मी मिल सके। मैंने अपने उपकरणों के थैले की जांच की, सब कुछ सही था। टीम के हर सदस्य के पास नायलॉन में लिपटा एक हाथ से बना नक्शा और एक छोटी कंपास थी। अगर हम बिछड़ जाते तो हमें अमृतसर के पास अपने ठिकाने तक का रास्ता खुद खोजना पड़ता। जब मेरी चमकने वाली घड़ी ने 23:30 दिखाया तो हम एक नहर के तिराहे पर पहुंच गए थे। यह हमारा मध्यवर्ती मिलन बिंदु था, एक संकरा जलमार्ग जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे। इतना संकरा कि बस एक छोटी नाव ही गुजर सकती थी। यहां छिपकर हम ज्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि पाकिस्तानी नावों का शोर यहां तक मुश्किल से पहुंचता था। जग्गा पहले किनारे पर गया और चारों ओर की जांच की। वह वापस आया और सुरक्षा का संकेत दिया। पूरी टीम एक ऊंचे टीले पर चढ़ गई। रबर के सूट उतारकर उन्हें निचोड़ा ताकि शरीर की गर्मी न खोए। सभी की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन आंखों में अब थोड़ी राहत थी। हम चुपचाप बैठे सुनते रहे। दूर से अभी भी पाकिस्तानी सैनिकों के छोटे छोटे आदेश नदी किनारे लगे लाउड स्पीकरों पर सुनाई दे रहे थे। एक तेज कड़क आवाज रावी और अमृतसर के बीच पूरे मार्ग को बंद करने का आदेश दे रही थी। साथ ही अगले 72 घंटों के लिए विशेष रूप से गश्त बढ़ाने का अनुरोध कर रही थी। यह हर विशेष हमले के बाद की एक जानी पहचानी प्रक्रिया थी। वे इलाके को बंद कर देते थे, नावों की जांच करते थे और यहां तक कि किनारे पर रहने वाले लोगों के घरों की भी तलाशी लेते थे। मैं जानता था कि इससे अगले कुछ दिनों तक हमारे स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह जानता था कि हर बार जब हम सफल होते थे तो दुश्मन की नींद उड़ जाती थी और लोगों का यह विश्वास बढ़ता था कि पाकिस्तानियों को बड़ी नदी के बीच में भी हराया जा सकता है। लगभग 10 मिनट आराम करने के बाद हमने नहर के किनारे छिपाई हुई अपनी नाव में बैठना जारी रखा। शेरा और संजय चप्पू चला रहे थे, जबकि बाकी लोग बारी बारी से पहरा दे रहे थे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी ताकि लहरें किनारों से जोर से न टकराएं। हवा शांत हो गई थी, बादल छंटने लगे थे और चांद बादलों की छाया से बाहर निकल आया था, जिससे पानी की सतह पर एक चांदी की लकीर बन गई थी। जब हम ठिकाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर थे, काला ने चप्पू बंद करने का इशारा किया ताकि नावधारा के साथ बह सके। यह हर वापसी के अंत में एक आदत थी, ताकि पानी हमें घर ले जाए, आखिरी क्षणों में कोई शोर न हो। उस रात जब हम अपने ठिकाने पर पहुंचे तो पूरी टीम बुरी तरह थकी हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। छोटू ने उपकरणों का थैला किनारे पर रखा और जमीन पर बैठ गया, अपना चेहरा ऊपर करके एक लंबी सांस ली। काला झोपड़ी में गया, एक लकड़ी के बक्से से गर्म पानी की एक बोतल निकाली और उसे हर एक को दी। हमने पिया। किसी ने बधाई नहीं दी, बस एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। युद्ध के मैदान में चुप्पी ही सफलता की सबसे सुरक्षित पुष्टि होती है। अगली सुबह खबर तेजी से फैली। रावी नदी पर पाकिस्तानी सूचना केंद्र अचानक चुप हो गए, क्योंकि उन्हें रावी राडार स्टेशन से सिग्नल मिलना बंद हो गया था। बाद में मिले कुछ दस्तावेजों से पता चला कि विस्फोट ने उस क्षेत्र में उनके पूरे जल, ध्वनि स्थान निर्धारण और वायरलेस संचार प्रणाली को नष्ट कर दिया था। इसे ठीक करने में कम से कम 2 सप्ताह लगते और उस दौरान पाकिस्तानी परिवहन जहाजों को घात के खतरे से बचने के लिए अपनी आवाजाही की आवृत्ति कम करनी पड़ी। लेकिन हमारे लिए यह सफलता केवल एक शुरुआत थी। हमारे कमांड मुख्यालय की मेज पर नक्शे पर लाल बिंदु अभी भी घने थे। हर बिंदु एक आधार, एक रसद स्टेशन या एक पाकिस्तानी परिवहन जहाज का प्रतिनिधित्व करता था, जो इस नदी क्षेत्र में कहीं लंगर डाले हुए था और अगला मिशन पहले से ही इंतजार कर रहा था। रावी पर हमले के 3 दिन बाद हमारे अस्थायी ठिकाने पर पूरी तरह से चुप्पी छाई रही। हमने बाहर निकलना सीमित कर दिया, केवल बारी बारी से पहरा देते और अपने उपकरण सुधारते रहे। नदी के पानी से अभी भी मिट्टी की जानी पहचानी गंध आ रही थी, लेकिन दूर पाकिस्तानी और रेंजर्स की गश्ती नावें अभी भी नहरों के किनारे गश्त कर रही थीं, रोशनी से निशान खोज रही थीं। चौथे दिन सुबह जब पूरी टीम अपनी सांस, नलियों और खंजरों की जांच कर रही थी, पश्चिमी कमान से एक संपर्क अधिकारी आया। उसने एक साधारण किसान का पहनावा पहना हुआ था। हाथ में सूखे सरकंडों का एक गट्ठर था। वह झोपड़ी में आया, सरकंडों का गट्ठर मेज पर रखा और बीच से एक छोटा बांस का ट्यूब निकाला, जिसके दोनों सिरे मोम से बंद थे। मैंने उसे खोला। अंदर एक बड़े करीने से मोड़ा हुआ कागज था। लिखावट तेज थी लेकिन स्पष्ट थी। नया लक्ष्य, कसूर तेल डिपो, लाहौर के पास। समय
15 से 16 अक्टूबर 1965। आवश्यकता कम से कम 2 ईंधन टैंक और एक घाट को नष्ट करना। दुश्मन सेना पाकिस्तानी सेना तेल डिपो की सुरक्षा कर रही है, जिसमें घनी गश्त, तेज नावें और 360 डिग्री सर्चलाइटें हैं। मैंने ऊपर देखा, मेरी नजरें काला से मिलीं। उसने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों जानते थे कि यह एक बड़ा लक्ष्य था, लाहौर के करीब और एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र के पास। कसूर बड़े परिवहन जहाजों से पेट्रोल और डीजल प्राप्त करने का मुख्य बिंदु था, जो पूरे पंजाब में पाकिस्तानी ठिकानों पर वितरित किया जाता था। यहां हमला करना उनकी आपूर्ति लाइन का गला घोंटने जैसा था। जग्गा हंसा। इस बार बड़ा धुआं होगा, है ना? छोटू ने आधा मजाक और आधा सच में कहा। धुआं तो आसान है, महत्वपूर्ण यह है कि उसे देखने के लिए जिंदा रहना। शेरा ने अपना चप्पू फर्श पर टिकाया। उसकी आवाज गहरी थी। कसूर रावी जैसा नहीं है। घाट चौड़ा है, ईंधन के मैदान खुले में हैं, संतरी ज्यादा हैं। अगर हम वहां पकड़े गए तो छिपने के लिए कोई सरकंडों की झड़ें नहीं होंगी। संजय हमेशा की तरह चुप रहा, लेकिन मैंने उसे अपनी जेब से एक स्टील का तार निकालते हुए देखा, उसे अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए। एक संकेत कि उसने पहले ही सोचना शुरू कर दिया था कि नए लक्ष्य पर तालों से कैसे निपटना है। पहुंचने की रणनीति। टोही नक्शे के अनुसार कसूर क्षेत्र में प्रवेश के लिए 3 जलमार्ग थे। मुख्य मार्ग रावी नदी के माध्यम से था, जो चौड़ा था लेकिन कड़ी निगरानी में था। दूसरा मार्ग एक सहायक नदी के किनारे था, जिसमें कम जहाज थे लेकिन धारा तेज थी, जिससे नाव को नियंत्रित करना मुश्किल था। तीसरा मार्ग छोटी नहरों और नालों का एक नेटवर्क था, जो कसूर को दूसरी तरफ से जोड़ता था, संकरा और कई मोड़ों वाला, जो विशेष दस्तों के छिपने के लिए उपयुक्त था। हमने तीसरा मार्ग चुना। रात में हम सरकंडों से ढकी एक छोटी नाव में यात्रा करेंगे। ज्वार भाटे का लाभ उठाकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य दक्षिण की ओर से ईंधन के मैदान के पास पहुंचना था, जहां लहरों को रोकने के लिए लकड़ी के खंभों की एक पंक्ति थी, जिस पर मुख्य घाट की तुलना में कम ध्यान दिया जाता था। काला को रास्ता दिखाने का काम सौंपा गया, जो उसके कई वर्षों के नदी के अनुभव पर आधारित था। जग्गा और शेरा ईंधन टैंकों की दीवारों पर तैरती हुई बारूदी सुरंगें लगाने और रखने के लिए जिम्मेदार थे। एक विशेष प्रकार की सुरंग जो धातु पर मजबूती से चिपक जाती थी। छोटू ने सभी विस्फोटक पैकेटों के लिए एक साथ काम करने वाले टाइमर तैयार किए। संजय ने एक सहायक गेट का ताला तोड़ने का काम संभाला, ताकि पकड़े जाने पर एक आपातकालीन निकास मार्ग बनाया जा सके। उपकरणों की तैयारी। उस दोपहर हमने तैयारी शुरू कर दी। छोटू ने सावधानी से C4 के हर टुकड़े को काटा, उन्हें रबर में लपेटा और उन्हें आसानी से पहचानने के लिए चिह्नित किया। जग्गा ने हर सुरंग के पिन की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि चुंबक मजबूती से चिपके। काला ने एक तेल लेपित कागज का नक्शा फैलाया, हर नहर के हिस्से को इंगित करते हुए, यह समझाते हुए कि कहां बाधाएं हैं, कहां संतरी हैं और कहां पानी का भंवर है। मैंने शेरा को एक छिपी हुई नहर में एक अतिरिक्त नाव छिपाने का काम सौंपा, अगर वापसी के दौरान हमारी मुख्य नाव खो जाती है। उसने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। अंधेरा होने से पहले हमने जल्दी में खाना खाया, सूखी रोटी और मिर्च का अचार। खाने के दौरान कोई हंसा नहीं। कसूर रावी जैसा नहीं था। अगर रावी दुश्मन की दिव्य आंख पर एक मुक्का था, तो कसूर सीधे उसकी धमनी पर एक चाकू का वार था, और पाकिस्तानी इसे आसानी से नहीं होने देंगे। प्रस्थान। 14 अक्टूबर 1965 की रात। चांद एक पतले धागे जैसा था। सीमा पार से हवा में एक अजीब सी गंध थी। हमने अपने उपकरण नाव पर लादे, ऊपर सूखे सरकंडे बिछा दिए। काला अगले सिरे पर बैठा था, उसकी आंखें सामने के अंधेरे पानी पर थीं। मैं पीछे चप्पू चला रहा था। चप्पू की हल्की आवाज सुन रहा था, जो एक सांस की तरह थी। यात्रा में लगभग 4 घंटे लगने की उम्मीद थी, अगर पानी का बहाव अनुकूल रहा। शुरुआती हिस्सा छोटी नहरों से होकर गुजरा। दोनों तरफ नारियल के पेड़ों और सरकंडों की छाया इतनी घनी थी कि ऊपर केवल आसमान की एक संकरी पट्टी दिखाई दे रही थी। कभी कभी मछली के छटपटाने या रात के पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज हमें चौंका देती थी, क्योंकि इस जगह पर एक अजीब आवाज भी दुश्मन का संकेत हो सकती थी। आधी रात के करीब हम उस नहर के तिराहे पर पहुंचे, जो एक बड़ी सहायक नदी की ओर जाती थी। पानी चौड़ा होने लगा। दूर कसूर क्षेत्र की रोशनी टिमटिमा रही थी।
हवा में तेल और विमानों के धुएं की गंध थी, एक संकेत कि हम लक्ष्य के करीब थे। काला पीछे मुड़ा, उसकी आवाज धीमी थी, 2 और मोड़, और फिर हम ईंधन का मैदान देखेंगे। यहां से हर किसी को याद रखना होगा, धीमा, गहरा और चुप। पूरी टीम ने सिर हिलाया। चप्पू की आवाज बंद हो गई, नावधारा के साथ अंधेरे में विलीन हो गई, सीधे कसूर तेल डिपो के दिल की ओर। 15 अक्टूबर 1965 की लगभग 1 बजे सुबह सहायक नदी का पानी चांद की पतली रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। दूर अंधेरे को कसूर तेल डिपो के किनारे बने निगरानी टावरों से निकलती सर्च लाइटें चीर रही थीं। अपनी वर्तमान स्थिति से हम विशाल चांदी ग्रे रंग के ईंधन टैंकों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जो रोशनी में चमक रहे थे। उनके बगल में एक लंबा घाट नदी में फैला हुआ था, जहां कुछ परिवहन जहाज लंगर डाले हुए थे। जनरेटर की एक समान आवाज लकड़ी के खंभों से टकराती लहरों की आवाज के साथ मिलकर एक तनावपूर्ण पृष्ठभूमि बना रही थी। काला ने धीरे से अपना हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। पूरी नाव खामोश हो गई, केवल चप्पू से टपकते पानी की आवाज आ रही थी। उसने दक्षिण की ओर इशारा किया, जहां लहरों को रोकने वाले खंभों की एक पंक्ति पानी की सतह से ऊपर निकली हुई थी। यह एकमात्र खाली जगह थी जहां सर्च लाइटें कम पहुंचती थीं, और यही वह रास्ता था जिसे टोही दल ने पहले ही चिह्नित कर दिया था। हम नीचे उतरे, नाव को किनारे पर सरकंडों के झुंड में धीरे से बहने दिया। हर किसी के पास रबर में लिपटा सीचार का पैकेट, चुंबक और पहले से सेट किया हुआ टाइमर था। जग्गा और शेरा आगे गए। उनका मुख्य काम 2 बड़े ईंधन टैंकों पर बारूदी सुरंगें लगाना था। मैं और छोटू तीसरे टैंक के लिए जिम्मेदार थे, जो घाट के पास था। संजय अपने ताला तोड़ने के उपकरणों के साथ एक सहायक गेट खोलने के लिए गया, जो भंडारण क्षेत्र के पास था। पानी के नीचे धारा कमजोर थी, लेकिन दृश्यता लगभग शून्य थी। हमें लहर रोधक खंभों को छूकर रास्ता खोजना पड़ा। उनके सहारे आगे बढ़ते हुए हमारे सिर के ऊपर सर्च लाइटें घूम रही थीं। जब भी रोशनी पास आती, हम रुक जाते, खंभों से चिपक जाते और रोशनी के गुजरने का इंतजार करते। पहले टैंक से लगभग 15 मीटर दूर जग्गा ने शेरा को बाईं ओर अलग होने का इशारा किया। दोनों उस विशाल स्टील टैंक के खोल के पास तैर गए। उनकी हरकतें धीमी थीं ताकि कोई आवाज न हो। शेरा ने सीचार का पैकेट निकाला और उसे टैंक की दीवार पर पानी की सतह के पास एक निचली जगह पर लगाया, फिर उसे चुंबकों से स्थिर कर दिया। जग्गा ने दोबारा जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि संपर्क सतह मजबूत है। फिर उसने टाइमर सक्रिय कर दिया। मैं और छोटू घाट के पास दूसरे टैंक की ओर गए। यह जगह ज्यादा रोशन थी। निगरानी टावर से सर्च लाइटें लगभग लगातार नीचे आ रही थीं। हमें सही पल का इंतजार करना पड़ा। जब रोशनी दूसरी दिशा में जाती, तभी हम टैंक के पास सतह पर आने की हिम्मत कर पाते। छोटू ने अपना थैला खोला और दोपहर में तैयार किया गया विस्फोटक निकाला। एक अभ्यस्त हरकत के साथ उसने बारूदी सुरंग को टैंक के ढांचे और ईंधन पाइपलाइन प्रणाली के बीच के जोड़ पर लगाया। कुछ ही सेकंड में टाइमर को पहले पैकेट के साथ मिला दिया गया। अंदर संजय चुपचाप सहायक गेट पर पहुंच गया था। यह एक छोटा लोहे का गेट था, जिसका उपयोग रखरखाव वाहनों के आने जाने के लिए किया जाता था। उस समय के पाकिस्तानियों के एक सामान्य यांत्रिक ताले के साथ 30 सेकंड से भी कम समय में उसने एक पतले स्टील के तार का उपयोग करके उसे खोला। एक हल्के से झटके के साथ ताला बिना आवाज के खुल गया। गेट थोड़ा सा खुल गया, जिससे पकड़े जाने पर एक सुरक्षित भागने का रास्ता बन गया। हम दूसरे टैंक से लगभग 20 मीटर दूर एक निश्चित स्थान पर फिर से मिले। काला ने अपनी चमकने वाली घड़ी की जांच की। 1:23। सभी टाइमर एक साथ 1:35 पर विस्फोट करने के लिए सेट किए गए थे। इसका मतलब था कि हमारे पास निकलने के लिए ठीक 12 मिनट थे। वापसी उतनी आसान नहीं थी जितनी अंदर आना। जब हमने बारूदी सुरंगें लगानी शुरू की थीं, तब से एक छोटी पाकिस्तानी गश्ती नाव ने घाट के चारों ओर अपनी गश्त की आवृत्ति बढ़ा दी थी। नीचे से एक डीजल इंजन की आवाज आ रही थी। एक सर्चलाइट अचानक हमारी ओर घूम गई। पूरी टीम तुरंत नीचे उतर गई, घाट की छाया में छिप गई। ऊपर लकड़ी के तख्तों पर एक संतरी के कदमों की आवाज और रेलिंग से टकराती धातु की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जग्गा मेरे पास तैरा, अपनी तर्जनी उंगली को वी-वाइच के आकार के बीच में रखा। एक संकेत, खतरा नजदीक है। मैंने सिर हिलाया, अपने हाथ में खंजर को कसकर पकड़ लिया।
हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। सर्चलाइट एक बार फिर गुजरी और फिर चली गई। हमने मौके का फायदा उठाया और तेजी से लहर रोधक खंभों की ओर बढ़े, उस दिशा में जहां हमारी नाव सरकंडों की जड़ों के नीचे छिपी हुई थी। यहां का पानी ठंडा था, लेकिन रोशनी से दूर जाने की भावना ने हर सांस को हल्का कर दिया। जब हम नाव से लगभग 30 मीटर दूर थे तो ईंधन के मैदान से एक तेज सीटी की आवाज आई। पाकिस्तानी सैनिकों और रेंजर्स की चीखें एक दूसरे में मिल गईं। हो सकता है कि उन्होंने अभी गश्त की जांच की हो या कुछ असामान्य देखा हो। ज्यादा समय नहीं था। हम जितनी तेजी से तैर सकते थे तैरे, नाव पर चढ़े और तुरंत नाव को धारा के साथ नहर के मुहाने की ओर बहने दिया। काला ने धीरे से कहा, चप्पू मत चलाओ, धारा को हमें खींचने दो। वे पहले इंजन वाली नावों की तलाश करेंगे। 1:35 एक गहरा गूंजता हुआ धमाका हुआ और फिर आग की लपटें ऊंची उठीं, जिससे पानी की सतह लाल हो गई। तुरंत बाद दूसरा, फिर तीसरा धमाका हुआ। पूरा कसूर ईंधन डिपो आग के समुद्र में बदल गया। काला धुआं उठा और जलते हुए पेट्रोल की गंध पूरे इलाके में फैल गई। गश्ती नावें जोर जोर से सायरन बजाने लगीं, सर्च लाइटें बेतहाशा घूमने लगीं, लेकिन हम उनकी नजरों से ओझल हो चुके थे। अंधेरी नहर के बीच में केवल नाव के किनारों से टकराते पानी की हल्की आवाज और पीछे धीरे धीरे धीमी होती आग की लपटें थीं। कसूर, पंजाब में पाकिस्तानियों की ईंधन आपूर्ति का दिल अभी एक गहरा घाव खा चुका था। जैसे ही आखिरी धमाका शांत हुआ, हमारे पीछे का आसमान एक विशाल मशाल की तरह लाल हो गया। काले धुएं के घने स्तंभ रात के बादलों में लिपटे हुए उठ रहे थे। सीमा पार से हवा में जलते हुए पेट्रोल की तेज गंध थी, जो हमारे बालों और त्वचा पर चिपक गई थी, इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल था। काला नाव के अगले सिरे पर बैठा था। उसकी नजरें सामने के अंधेरे पर टिकी थीं। उसने धीरे लेकिन दृढ़ता से कहा कि हमें अपनी दिशा बनाए रखनी है, क्योंकि धारा तेज थी और नाव को किसी भी हालत में मुख्य जहाज मार्ग में नहीं जाने देना है। हम एक छोटी नहर के बाएं किनारे के सहारे आगे बढ़े, मुख्य सहायक नदी के रास्ते से दूर रहते हुए। यह वापसी का रास्ता पहले से ही चुना गया था, संकरा, कई मोड़ों वाला और दोनों तरफ घने पेड़ों और सरकंडों की छाया से ढका हुआ, जो ऊपर से देखने पर हमें छिपाने के लिए पर्याप्त था। कसूर में लगी आग की रोशनी धीरे धीरे हमारे पीछे छूट रही थी, लेकिन पाकिस्तानी और रेंजर्स की गश्ती नावों के इंजन की आवाज हर पल करीब आती जा रही थी। एक प्रकाश की किरण हमारे से लगभग 100 मीटर दूर पानी की सतह पर पड़ी। काला ने तुरंत लेटने का इशारा किया। पूरी टीम नाव के तल पर चिपक गई। ऊपर ढके सूखे सरकंडों ने नाव के आकार को लगभग पूरी तरह से छिपा दिया था। गश्ती नाव से उठी लहरों ने हमारी नाव को धीरे से हिलाया, लेकिन सर्चलाइट बिना रुके गुजर गई। वे आग की दिशा में ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जग्गा ने धीरे से फुसफुसाया कि वे सहायक नदी के मुहाने को बंद कर देंगे। मैंने सिर हिलाया, कहा कि हम पुराने रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि इस नहर का अनुसरण करके एक दूसरी नदी में निकलेंगे और फिर सीमा पार करेंगे। यह एक लंबा रास्ता था, लेकिन ज्यादा सुरक्षित था, जबकि दुश्मन सीधे रास्ते पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद, जैसे ही हमारी नाव एक संकरी नहर में दाखिल हुई, दूर से एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दी। विमान के नीचे लगी सर्चलाइट ने पानी की सतह पर रोशनी डाली, जिससे एक बड़ा क्षेत्र चमक उठा। बिना किसी के कहे पूरी टीम तुरंत किनारे की ओर बढ़ी, सरकंडों का एक घना झुंड ढूंढा और नाव को उसके बीच में खींचकर लेट गई। पंखों की आवाज ठीक हमारे सिर के ऊपर से गुजरी। नदी की सतह पर पानी के छींटे उड़े। सर्चलाइट कई बार आगे पीछे हुई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। हेलीकॉप्टर ने एक और चक्कर लगाया और फिर कसूर की ओर उड़ गया, पीछे अंधेरा और एक नाजुक शांति छोड़कर। छोटू ने धीरे से सांस छोड़ी, कहा कि अगर यह एक और चक्कर लगाता तो हमारा बचना मुश्किल होता। 1 घंटे से अधिक तैरने और चप्पू चलाने के बाद हम एक और नदी के तिराहे पर पहुंचे। यह हिस्सा कम ध्यान आकर्षित करने वाला था, क्योंकि रात गहरी थी और धारा तेज थी। किनारे पर ही एक घना जंगल था, जहां हमने पहले से ही एक छिपा हुआ लकड़ी का बेड़ा तैयार कर रखा था। पूरी टीम ने नाव को पेड़ों की छाया के नीचे छिपा दिया, उसे सरकंडों से अच्छी तरह ढक दिया। यह आगे बढ़ने से पहले हमारा अस्थायी विश्राम स्थल होगा। अंधेरे में केवल तेज सांसों और बालों और कपड़ों से बेड़े के फर्श पर टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी।
कोई कुछ नहीं बोला। हर किसी ने अपने उपकरणों की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई निशान पीछे न छूटे। अतिरिक्त बारूदी सुरंग, हाथ से बना नक्शा, कंपास, सब कुछ सही सलामत था। लगभग 3 बजे सुबह कसूर से आती आग की लपटें अभी भी क्षितिज पर टिमटिमा रही थीं। जलने की गंध हवा के साथ अभी भी हम तक पहुंच रही थी, हमें याद दिला रही थी कि पिछला हमला वास्तविक था। शेरा ने अपनी ठुड्डी चप्पू पर टिकाई और धीरे से कहा, आज रात उनके ईंधन डिपो को अच्छी नींद आएगी। अगली सुबह संपर्क नेटवर्क के माध्यम से हमें पता चला कि विस्फोट ने 3 बड़े टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। एक घाट का हिस्सा ढह गया था और आग पास में खड़े एक परिवहन जहाज तक फैल गई थी। पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स को आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां और जहाज जुटाने पड़े। पूरे कसूर क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। नागरिक नावों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लाहौर के अखबारों ने उस समय केवल एक संक्षिप्त खबर दी कि कसूर ईंधन डिपो में एक बड़ी आग लगी थी, कारण की जांच की जा रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात से चिंतित थे कि विशेष दस्ते शहरी केंद्रों के इतने करीब महत्वपूर्ण ठिकानों में घुसपैठ कर रहे थे। उस दोपहर जब ज्वार चढ़ा, हमने अपना छिपा हुआ स्थान छोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़े, सीमा पार करने के लिए नहरों और नालों के एक नेटवर्क का अनुसरण करते हुए अपने पश्चिमी कमान के बेस पर वापस जाने के लिए। यात्रा में लगभग 2 दिन लगे। हमें नियंत्रण चौकियों से बचने के लिए कई बार रुकना पड़ा। जब हम एक शांत नदी की शाखा पर पहुंचे तो पूरी टीम ने राहत की सांस ली। काला ने मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा, कसूर का काम हो गया, लेकिन ऊपर वाले हमें ज्यादा दिन आराम नहीं करने देंगे। मैं बस मुस्कुराया, क्योंकि इस युद्ध के मैदान में आराम कितना लंबा होगा, यह दुश्मन का अधिकार था, जबकि मिशन हमेशा आते रहते थे। कपूरथला से निकलने के 2 दिन बाद हम पश्चिमी कमान के एक अस्थायी बेस पर पहुंचे, जो एक नदी की शाखा पर स्थित था। साधारण फूस की झोपड़ी पेड़ों की एक पंक्ति के नीचे छिपी हुई थी। बाहर से यह केवल मछली पकड़ने के जाल सुखाने के लिए कुछ खंभे जैसा दिखता था, लेकिन अंदर यह कमान के विशेष दस्तों के लिए एक संपर्क और मिशन प्राप्ति बिंदु था। टीम के सदस्य अभी अपने गीले कपड़े भी नहीं बदल पाए थे कि संपर्क अधिकारी आ गया। उसने मेज पर एक बांस का ट्यूब रखा, जो मोम से बंद था, ठीक उसी तरह जैसे हमने रावी से पहले मिशन प्राप्त किया था। मैंने उसे खोला। अंदर तेल में लिपटा एक कागज का टुकड़ा था। संक्षिप्त लेकिन दमदार शब्दों ने झोपड़ी में माहौल को भारी कर दिया। लक्ष्य लाहौर नहर सैन्य परिवहन मार्ग। समय 28 से 29 अक्टूबर 1965। आवश्यकता कम से कम 2 हथियार ले जाने वाले जहाजों और किनारे पर एक समन्वय स्टेशन को नष्ट करना। दुश्मन सेना, पाकिस्तानी नौसेना, पाकिस्तानी रेंजर्स। सुरक्षा प्रणाली, पानी के नीचे सोनार, गोताखोर, रोधी बारूदी सुरंगें, सशस्त्र निगरानी टावर। काला ने मुझे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और सतर्कता दोनों थी। हर कोई जानता था कि लाहौर नहर रावी या कसूर जैसी नहीं थी। यह एक विशाल जटिल जलमार्ग था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां पाकिस्तानियों ने एक रणनीतिक परिवहन मार्ग स्थापित किया था। लाहौर तक पहुंचने का एकमात्र सुरक्षित जलमार्ग। जग्गा ने चुप्पी तोड़ी। लाहौर नहर पर वे बड़े जहाज चलाते हैं, संतरी चींटियों की तरह होते हैं। अगर हम वहां हमला करते हैं तो वे सचमुच डर जाएंगे। छोटू ने सावधानी से कागज के टुकड़े को लपेटा और उसे अपने वाटरप्रूफ कपड़े के थैले में रख दिया। तभी तो यह हमारे लायक है। लाहौर नहर लगभग 40 किलोमीटर लंबी थी, जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। हर दिन दर्जनों पाकिस्तानी सैन्य परिवहन जहाज हथियारों, भोजन और ईंधन को लेकर गुजरते थे। दोनों किनारों पर कंक्रीट के कई निगरानी स्टेशन थे, जिनमें सर्च लाइटें, मशीन अग्ने और गोताखोरों को रोकने के लिए सोनार ग्रिड लगे थे। गोताखोर रोधी बारूदी सुरंगें संकरे हिस्सों में बिखरी हुई थीं। खुफिया जानकारी से पता चला था कि महीने के अंत में पाकिस्तानी 105 मिमी तोप के गोले और मोर्टार लेकर एक काफिला लाहौर भेजेगा। काफिले में 2 बड़े मालवाहक जहाज थे, जो ज्वार का इंतजार करने के लिए जंगल के बीच में अस्थायी रूप से लंगर डालेंगे। यह बंदरगाह में घुसपैठ किए बिना सीधे मार्ग पर हमला करने का एकमात्र मौका था। काला सुरंगें लगाने वाली टीम का नेतृत्व करेगा और 2 बड़े मालवाहक जहाजों पर हमला करेगा। जग्गा और शेरा सीधे बारूदी सुरंगें लेकर तैरकर जहाजों के तल पर लगाएंगे। छोटू सभी सुरंगों के लिए
एक साथ काम करने वाले टाइमर तैयार करेगा। संजय सोनार ग्रिड को हटाने और लंगरगाह पर किसी भी बाधा से निपटने का जिम्मा संभालेगा और मैं समग्र समन्वय के साथ एक छोटी टीम का नेतृत्व करके किनारे के पास के समन्वय स्टेशन पर हमला करूंगा। संचार उपकरणों को नष्ट कर दूंगा ताकि दुश्मन समय पर मदद न बुला सके। मिशन से 2 दिन पहले हमने अभ्यास के लिए पास की एक नदी के जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जो लाहौर नहर जैसी ही स्थितियों में थी। खारा पानी, गहरी कीचड़, खराब दृश्यता। हर एक बारूदी सुरंग की जांच की गई, चुंबक कसकर लगाए गए। टाइमर को गलतियों से बचने के लिए कई बार परखा गया। हाथ से बने नक्शे ने काफिले के अनुमानित लंगरगाह को दिखाया। एक नदी का हिस्सा जो लगभग 150 मीटर चौड़ा था, गहरा पानी और दोनों तरफ घने पेड़। यह वह जगह थी जहां धारा धीमी थी, बड़े जहाजों के लिए ज्वार का इंतजार करने के लिए उपयुक्त थी। लेकिन अगर विशेष दस्तों द्वारा हमला किया जाता तो यह उन्हें एक आसान लक्ष्य भी बनाती थी। 28 अक्टूबर 1965 की रात चांद मुश्किल से दिख रहा था। हवा में तेज नमक की गंध थी। हमारी छोटी नाव 6 लोगों और सभी उपकरणों के साथ आधी रात के करीब एक छोटी नहर से लाहौर नहर में दाखिल हुई। धारा ने नाव को बिना ज्यादा चप्पू चलाए तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। लगभग 1 बजे सुबह समन्वय स्टेशन की धुंधली रोशनी सामने दिखाई दी। साथ ही नदी के बीच में लंगर डाले 2 मालवाहक जहाजों के विशाल काले आकार भी। डेक की लाइटें जली हुई थीं, लेकिन जहाजों के किनारे का निचला हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर से एक गश्ती नाव के इंजन की गड़गड़ाहट एक ड्रम की ताल की तरह सुनाई दे रही थी। काला ने पीछे मुड़कर 3 उंगलियां उठाईं, टीम को विभाजित करने का इशारा किया। मैं और संजय एक छोटी शाखा में नाव ले गए, समन्वय स्टेशन पर हमला करने की तैयारी करने लगे। बाकी 4 लोग पानी में उतरे, बारूदी सुरंगें और बांस की सांस नलियां लेकर 2 मालवाहक जहाजों की ओर तैर गए। जंगल के घने अंधेरे में हर सांस भी जोर से गूंजती हुई लग रही थी। हम जानते थे कि एक गलत आवाज और पूरा क्षेत्र सर्चलाइटों और मशीन गनों से रोशन हो जाएगा। मेरे पैरों के नीचे का पानी बर्फीला था। जब मैं और संजय समन्वय स्टेशन के पास किनारे के सहारे आगे बढ़े तो नरम कीचड़ की परतें हमारी पैंट से लिपट गईं। छोटी कंक्रीट की इमारत एक ऊंची जमीन पर बनी थी। सामने एक लकड़ी का घाट था जहां नावें रुकती थीं। अंदर से पीली रोशनी दरवाजे की दरार से बाहर आ रही थी। बरामदे में खड़े 2 संतरियों की धुंधली परछाइयां रोशनी की पृष्ठभूमि में दिखाई दे रही थीं। हम किनारे के बिल्कुल पास रेंगते रहे, घनी जड़ों का फायदा उठाकर खुद को छिपाते हुए, और फिर चुपचाप पानी से बाहर निकल गए। लकड़ी के खंभों से टकराती लहरों की आवाज और समन्वय स्टेशन से आती जनरेटर की आवाज ने एक शोरगुल वाली पृष्ठभूमि बनाई जिसने हमारे धीमे कदमों को छिपा दिया। संजय ने अपनी जेब से एक पतला स्टील का तार निकाला, उसे साइड के दरवाजे के ताले में डाला और उसे घुमाया। एक हल्की खट की आवाज हुई। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला, अंदर जाने का रास्ता बनाते हुए। कमरे में केवल 2 संतरी थे। एक रेडियो सेट पर झुका हुआ था, दूसरा एक रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। मैं एक परछाई की तरह तेजी से आगे बढ़ा, अपने खंजर के हैंडल से बात कर रहे संतरी की गर्दन पर जोर से मारा। संजय ने दूसरे को सफाई से निपटा दिया। हमने तुरंत मुख्य बिजली के तार को रेडियो सेट से खींच लिया और बाहर के एंटीना से जुड़े सभी तारों को काट दिया। अब से यह स्टेशन तब तक खामोश रहेगा जब तक वे इसे ठीक नहीं कर लेते। नदी के बीच में काला और बाकी लोगों की परछाइयां डेक की रोशनी के नीचे धुंधली दिखाई दे रही थीं। वे जहाजों के किनारे के पास तैर रहे थे, फिर नीचे गोता लगाकर अंधेरे पानी में गायब हो गए। जग्गा और शेरा 2 बड़ी बारूदी सुरंगें लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ताकि कोई बुलबुला न बने। उन्होंने जहाज के ढांचे के बीच में सही जगह ढूंढी जहां स्टील का खोल सबसे कमजोर था। सुरंगों को लगाया और चुंबकों को बंद कर दिया। छोटू पीछे तैर रहा था, टाइमर को समायोजित कर रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों पैकेट एक साथ फटें। दूसरा मालवाहक जहाज पहले से लगभग 20 मीटर नीचे की ओर लंगर डाले हुए था। पहले जहाज पर काम पूरा करने के बाद काला जग्गा को लेकर दूसरे जहाज की ओर गया, हर हरकत को पहले की तरह सटीकता से दोहराते हुए। इस हिस्से में धीमी धारा ने उन्हें अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें जहाज के नीचे अधिक समय तक छिपना पड़ा, जिससे डेक पर गश्त कर रहे संतरियों द्वारा पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया। सौभाग्य से
जनरेटर की आवाज और ऊपरी डेक पर केंद्रित रोशनी ने पानी की सतह के पास के क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया। जब सभी विस्फोटक अपनी जगह पर थे और टाइमर 15 मिनट बाद फटने के लिए सेट कर दिए गए थे, तो लोग चुपचाप जहाजों के किनारे से पीछे हट गए, दो पेड़ों की पंक्तियों के बीच अंधेरे रास्ते से तैरते हुए। मैं और संजय समन्वय स्टेशन से निकले, नाव पर वापस आए और उन्हें एक निश्चित स्थान पर उठाया। पूरी टीम चुपचाप चप्पू चलाती हुई दूर निकल गई। केवल चप्पू की हल्की आवाज थी। समय इतनी धीमी गति से बीत रहा था कि दम घुट रहा था। मैंने अपनी चमकने वाली घड़ी पर नजर डाली। सुई ने संकेत दिया कि 3 मिनट बचे थे। अचानक नदी के बीच से एक चमक उठी। उसके बाद एक गहरा और भारी धमाका हुआ। पानी की सतह बुरी तरह कांप उठी। पहला मालवाहक जहाज एक तरफ झुक गया। माल के डिब्बे से काला धुआं निकलने लगा। अलार्म की तीखी आवाज गूंज उठी। सर्च लाइटें बेतहाशा घूमने लगीं। इससे पहले कि पाकिस्तानी सैनिक समझ पाते कि क्या हुआ है, दूसरे जहाज से दूसरा धमाका हुआ। आग और धुआं ऊंचा उठा, जिससे जंगल की पृष्ठभूमि में आकाश रोशन हो गया और नदी का एक बड़ा हिस्सा चमक उठा। हम ज्यादा देर तक देखने के लिए नहीं रुके। काला ने गति बढ़ाने का इशारा किया। नाव एक संकरी नहर में घुस गई। रात और घने पेड़ों की छाया में गायब हो गई। पीछे चीख पुकार, गश्ती नावों के इंजनों की आवाज और एक परिवहन मार्ग के दिल पर हुए हमले की अराजक रोशनी छोड़ गई। संकरी नहर में पानी ठंडा था। कीचड़ और सड़ी हुई पत्तियों की तीखी गंध सीधे नाक में घुस रही थी। हम नीचे झुके, चप्पू चलाते हुए और पीछे की हलचल को सुनने की कोशिश करते हुए। लाहौर नहर से अलार्म और तेजी से शुरू होते इंजनों की आवाज अभी भी आ रही थी। साथ ही पाकिस्तानी सैनिकों और रेंजर्स की चीख पुकार और जहाजों के डेक पर दौड़ते कदमों की आवाज भी। बिना देखे भी हम जानते थे कि पूरा मार्ग तुरंत बंद कर दिया जाएगा। काला ने शेरा और जग्गा को चप्पू छोड़ने का इशारा किया ताकि नाव धारा के साथ बह सके। अस्थायी छिपाने का स्थान यहां से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। एक घने जंगल का टुकड़ा जहां जड़ें इतनी घनी थीं कि अंदर एक गहरा पानी का गड्ढा था, जो नाव और लोगों दोनों को छिपाने के लिए पर्याप्त था। यह रास्ता योजना बनाते समय ही चुना गया था। दुश्मन द्वारा पीछा किए जाने पर सबसे तेज भागने का मार्ग। कुछ ही मिनटों बाद हम नाव को पेड़ों की जड़ों के बीच में ले आए। बाहर से कोई भी हमें नहीं देख सकता था, क्योंकि पत्तियां घनी थीं और पानी की सतह पर पेड़ों की छाया थी। पूरी टीम चुपचाप लेटी रही। एक छोटी गश्ती नाव अपनी सर्च लाइट घुमाती हुई नहर के मुहाने के ठीक सामने से गुजरी। कुछ सेकंड रुकी और फिर नीचे की ओर चली गई। इंजन की आवाज दूर होती गई। पीछे अंधेरा और एक घुटन भरी शांति छोड़ गई। हम तब तक लेटे रहे जब तक घड़ी ने लगभग 3 बजे सुबह का समय नहीं दिखाया। तभी हमने छिपाने की जगह छोड़ने की हिम्मत की। इस समय तक ज्वार बदल चुका था। पानी का बहाव अब सीमा की ओर था, जो हमारे लिए अनुकूल था। चप्पू धीरे धीरे चले। नाव काले पानी के बीच चुपचाप आगे बढ़ी, घने जंगलों और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए। जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों की छतरी से होकर गुजरीं, तो हम लाहौर नहर से 10 किलोमीटर से अधिक दूर थे। तभी पूरी टीम ने खुद को एक छोटे से मिट्टी के टीले पर आराम करने की इजाजत दी। सूखे मेवे खाए और थोड़ा पानी पिया। सुबह की ठंडी हवा में समुद्र की नमकीन गंध और गीली मिट्टी की सोंधी महक थी। हर कोई बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन सभी की आंखों में राहत की चमक थी। जीत की खबर हमें उसी दिन दोपहर में एक संपर्क सूत्र के माध्यम से मिली। 2 मालवाहक जहाज मौके पर ही डूब गए थे। जहाजों पर मौजूद सारे तोप के गोले और मोटार नष्ट हो गए थे। किनारे पर स्थित समन्वय स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया था और संचार प्रणाली ठप हो गई थी। पाकिस्तानियों को तुरंत पूरी लाहौर नहर को बंद करना पड़ा और गश्त के लिए अतिरिक्त नौसैनिक और रेंजर्स भेजने पड़े। लाहौर के अखबारों ने विवरण देने की हिम्मत नहीं की, केवल एक बड़ी विस्फोट की अस्पष्ट खबर दी, जिससे जलमार्ग यातायात बाधित हो गया। लेकिन हमारे लिए यह स्पष्ट प्रमाण था कि हमला उनकी आपूर्ति की जीवन रेखा पर हुआ था। उस दोपहर जब मैं अपने रबर के सूट में एक फटा हुआ हिस्सा सिल रहा था, मैंने काला को जग्गा से धीरे धीरे कहते सुना कि निश्चित रूप से जल्द ही एक नया मिशन आने वाला है। युद्ध में एक बड़ी जीत कभी भी अंत नहीं होती, यह केवल अगले संघर्षों की शुरुआत करती है, जो शायद और भी भयंकर हों। मैं चुपचाप पानी की सतह को देखता रहा, जो डूबते सूरज की रोशनी में लाल हो रही थी, यह जानते हुए कि बेस पर शांति के दिन ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे।
सीमा पार करने के 3 दिन बाद पूरी टीम को एक सहायक नदी के किनारे एक बैठक बिंदु पर इकट्ठा होने का आदेश मिला। हम शाम को नाव से वहां पहुंचे। बारिश अभी रुकी थी और किनारे पर धान के खेतों से मिट्टी और कीचड़ की सौंधी महक उठ रही थी। बैठक बिंदु पेड़ों के एक बगीचे के बीच छिपी एक फूस की झोपड़ी थी। बाहर से यह एक मछुआरे के आराम करने की जगह से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन अंदर यह कई विशेष दस्तों के लिए संपर्क और मिशन प्राप्ति का केंद्र था। प्रभारी अधिकारी पहले से ही एक खुरदरी लकड़ी की मेज के पास बैठे थे। उनके सामने एक नक्शा फैला हुआ था जिस पर नदियों और नहरों के मार्गों को लाल कलम से चिह्नित किया गया था। उन्होंने हमें देखा। उनकी नजरें धीमी लेकिन एक चाकू की तरह तेज थीं। फिर उन्होंने कराची के पास एक क्षेत्र में एक वृत्त पर अपनी उंगली रखी। उनकी आवाज गहरी और स्पष्ट थी। खुफिया जानकारी से पता चला है कि अगले महीने पाकिस्तानी सेना अपनी कुछ सेनाओं और उपकरणों को नदी मार्ग से वापस लेना शुरू कर देगी। उनमें से एक परिवहन जहाज, एक LST प्रकार का, शेष सलाहकारों और उन सभी खुफिया फाइलों को ले जाएगा जिन्हें वे नष्ट नहीं कर पाए। यह जहाज कराची से रवाना होगा और 10 नवंबर 1965 की सुबह समुद्र की ओर बढ़ेगा। आपका काम यह है कि जब वे रात को आखिरी घाट पर लंगर डालें तो उनके जाने से पहले एक निशान छोड़ना है। पूरी टीम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। यह विनाश या क्षति पहुंचाने के लिए एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक प्रतीकात्मक मिशन था, एक विदाई की तरह। लेकिन यह भी एक पुष्टि थी कि हम किसी भी समय कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। काला ने झोपड़ी की दीवार से पीठ टिकाकर धीरे धीरे कहा, न गोली चलेगी, न बारूदी सुरंग, लेकिन हमें उस जहाज और उस पर मौजूद लोगों को जीवन भर याद रखने के लिए कुछ करना होगा। योजना 1 घंटे से भी कम समय में तय हो गई। हम एक छोटी नहर से नाव से यात्रा करेंगे। रात में ऊंचे ज्वार का फायदा उठाकर जहाज के उस तरफ पहुंचेंगे जहां कैमरे और संतरी कम थे। मैं और संजय डेक पर चढ़ेंगे और सबसे ऊंची जगह पर हाथ से सिला हुआ तिरंगा फहराएंगे। बाकी टीम पानी में पहरा देगी और अगर हम पकड़े जाते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए तैयार रहेगी। 9 नवंबर को टीम ने दोपहर में यात्रा शुरू की। अपने साथ चढ़ाई के उपकरण, छोटी टॉर्च और नायलॉन के थैले में अच्छी तरह से लपेटा हुआ झंडा लेकर। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। बादल नीचे आ गए और चांद की धुंधली रोशनी लगभग गायब हो गई। लगभग 2 बजे सुबह जब LST जहाज हमारे सामने प्रकट हुआ, एक विशाल स्टील का ढांचा जो चुपचाप घाट पर लंगर डाले हुए था। डेक पर केवल कुछ संतरियों की परछाइयां थीं। हमने चप्पू चलाना बंद कर दिया ताकि नाव जहाज के किनारे के पास बह सके। उस रात नदी का पानी बर्फीला था। ऊपर से आती हवा के हर झोंके ने हमारे चेहरों पर एक चाकू की तरह चुभन दी। संजय पहले चढ़ा, जहाज के ढांचे में एक पानी की निकासी की दरार को पकड़कर, और फिर मुझे एक हुक से ऊपर खींचा। हम रेलिंग के सहारे धीरे धीरे चले। हमारा दिल जोर से धड़क रहा था जब हम एक निगरानी पोस्ट के पास से गुजरे जहां एक संतरी पीट करके खड़ा था। जहाज के अगले सिरे पर पहुंचकर मैंने झंडा निकाला, उसे संजय को दिया ताकि वह एक सिरा पकड़े, जबकि मैंने उसे झंडे के खंभे के शीर्ष पर मजबूती से बांध दिया। हवा का एक तेज झोंका आया और झंडा रात के अंधेरे में लाल, सफेद और हरे रंग में लहराने लगा। इतना प्रमुख कि मुझे लगा कि डेक पर मौजूद सभी की आंखें हमें देख सकती हैं। हम रुके नहीं। हम दोनों तुरंत नीचे उतरे, सीधे ठंडे पानी में गोता लगाया और इंतजार कर रही नाव की ओर तैर गए। जैसे ही हम जहाज की सीमा से लगभग 100 मीटर दूर निकले, अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी, लेकिन हम रात के अंधेरे और बहते सरकंडों के झुंड में गायब हो चुके थे। पीछे एक ऐसी छवि छोड़कर जो निश्चित रूप से पाकिस्तान में उनके शेष दिनों में कई बार याद की जाएगी। रवाना होने से ठीक पहले एक पाकिस्तानी जहाज के अगले सिरे पर फहराता हुआ तिरंगा। अगली सुबह रहस्यमयी झंडे की खबर पूरे कराची के घाट पर फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही सूरज निकला, घाट पर खड़े विशाल LST जहाज पर सभी ने देखा कि उसके अगले सिरे पर एक तिरंगा लहरा रहा था जो उनके एंटीना और पाकिस्तानी झंडे से भी ऊंचा था। कुछ लोगों ने इसे देखा और आपस में फुसफुसाए कि यह विशेष सैनिकों की ओर से एक विदाई का सलाम था। जहाज पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिक भ्रमित थे। उनके कमांडर ने तुरंत झंडा हटाने का आदेश दिया, लेकिन यह नहीं समझा सका कि यह उस स्थान पर कैसे प्रकट हुआ। किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी, न ही किसी ने घुसपैठ का कोई संकेत देखा, लेकिन सभी समझ गए कि पिछली रात कोई उनके डेक पर था। आंतरिक रिपोर्ट को गुप्त रखा गया,
केवल यह कहा गया कि रवाना होने की तैयारी के दौरान झंडे के खंभे पर गलती से झंडा लगा दिया गया था। लेकिन कई पाकिस्तानी नाविकों की आंखों में मुझे विश्वास है कि वे जानते थे कि यह कोई गलती नहीं थी। उस समय तक हम सुरक्षित रूप से बेस पर वापस आ गए थे। पूरी टीम एक लकड़ी की आग के चारों ओर बैठी थी। उबलते पानी के बर्तन से भाप निकल रही थी। हर कोई चुप था, केवल जग्गा धीरे धीरे हंसा। वे हमें जीवन भर याद रखेंगे। काला हंसा नहीं, बस हर किसी के टिन के कप में चाय डाली और उन्हें दी। उसकी आवाज धीमी थी। यह इसलिए नहीं है कि वे हमारे चेहरे याद रखें, बल्कि इसलिए कि वे याद रखें कि जहां भी यह नदी का पानी है वहां भारतीय हैं। उसके बाद के दिनों में सीमावर्ती युद्ध के मैदान में नए बदलाव आने लगे। पाकिस्तानी सेना ने धीरे धीरे महत्वपूर्ण नदी मार्गों से अपनी सेना वापस लेना शुरू कर दिया, नियंत्रण अपने सहयोगियों को सौंप दिया। लेकिन हमारे लिए मिशन जारी रहा। हर बार जब मैं नदी के किनारे खड़ा होकर विशाल जलधारा को देखता तो मुझे उस LST जहाज पर झंडा फहराने वाली रात याद आती। एक रात जिसमें न कोई गोली चली, न कोई धमाका हुआ, लेकिन फिर भी एक पुष्टि के रूप में गूंज उठी। हम इस मोर्चे से कभी गायब नहीं हुए थे। जब उस साल का सूखा मौसम बीत गया तो मुझे और मेरे साथियों को छोटे छोटे मिशन मिलने लगे, जैसे कि घात लगे नदी के हिस्सों से हमारे परिवहन काफिलों को सुरक्षित निकालना या दुश्मन के नए ठिकानों की टोही करना। तिरंगा एक तेल लगे कपड़े के थैले में बड़े करीने से लपेटकर झोपड़ी के एक कोने में रख दिया गया था। यह किसी उपलब्धि का प्रदर्शन करने के लिए नहीं था, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में था कि कुछ लड़ाइयों का मूल्य उनके आध्यात्मिक महत्व में निहित होता है, न कि हताहतों की संख्या में। जब भी मैं उन नदी के हिस्सों से गुजरता जो कभी हमारे हमलों से गूंजते थे, तो मेरे दिल में एक अवर्णनीय गर्व की भावना उमड़ आती थी। यह गर्व इस बात का नहीं था कि हमने वह किया जिसकी दुश्मन को उम्मीद नहीं थी, बल्कि इसलिए कि अनगिनत खतरों के बीच हमने अपनी शांति, अनुशासन और अपने उद्देश्य में विश्वास बनाए रखा। और मैं जानता था, जब तक ये नदियां बहती रहेंगी, विशेष सैनिकों की कहानियां इतिहास की एक अंतर्निहित लेकिन स्थायी धारा की तरह सुनाई जाती रहेंगी। मार्च की शुरुआत में एक सुबह, जब नदी की सतह पर अभी भी कोहरा छाया हुआ था, मैं उस जगह पर वापस गया जहां हमने कई मिशनों की योजना बनाई थी और जो दस्ते की कई यादों से जुड़ी हुई थी। पानी घुटनों तक चढ़ा हुआ था। पेड़ों की जड़ें भूरी, गहरी भुजाओं की तरह फैली हुई थीं, जो कीचड़ को कसकर पकड़े हुए थीं। मैं चलकर उस जाने पहचाने पेड़ की जड़ तक गया। छोटा पत्थर अभी भी वहीं था, जिस पर हरी काई जम गई थी। मैं बैठ गया, नम काई पर अपना हाथ फेरा। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी यादों के एक हिस्से को छू रहा हूं। कराची में झंडा फहराने की घटना के बाद हमारी टीम पहले जैसी नहीं रही। कुछ साथियों को दूसरी इकाइयों में भेज दिया गया, कुछ घायल होकर घर चले गए। केवल कुछ पुराने चेहरे ही इस नदी क्षेत्र में टिके रहे, लेकिन हम जहां भी थे, हम संपर्क में रहे। एक दूसरे को संपर्क सूत्रों के माध्यम से छोटे छोटे संदेश भेजते रहे, जैसे कि यह याद दिलाने के लिए कि हमारे बीच का बंधन कभी नहीं टूटा था। उस दिन मैं पेड़ की जड़ के पास बहुत देर तक बैठा रहा। पानी की सरसराहट और पत्तों से गुजरती हवा की आवाज सुनता रहा। हर आवाज ने उन रातों की छवियों को वापस ला दिया, जब हम मिशन पर थे, अंधेरे में फुसफुसाए गए संकेतों की, दुश्मन के जहाज के किनारे के पास गोता लगाते समय तेज होती दिल की धड़कन की, और बिना किसी को खोए सफलतापूर्वक पीछे हटने पर मिली राहत की। ये क्षण बाहरी लोगों के लिए इतिहास की किताब में कुछ पन्ने हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह हमारी पूरी जवानी थी। वापस जाते समय मैं नदी के किनारे एक छोटे से गांव से गुजरा, जहां कभी एक मददगार परिवार रहता था। फूस की झोपड़ी अब ईंट की दीवारों और लाल खपरेल की छत से बदल गई थी। उनके बूढ़े पिता ने मुझे पहचान लिया, मुझे चाय के लिए अंदर बुलाया। उन्होंने अभी भी वह गमछा रखा हुआ था जो उन्होंने सालों पहले दिया था, यह कहते हुए कि यह युद्ध के सबसे काले दिनों में एक भाग्यशाली वस्तु थी। उनकी बातें सुनकर मुझे पता चला कि उनकी बेटी बाद में एक मुक्त क्षेत्र में एक नर्स के रूप में काम करती रही, जब तक कि देश में शांति स्थापित नहीं हो गई। उनसे विदा लेकर मैं अपनी नाव से धारा के साथ बहने लगा। पानी की सतह सुबह की धूप में चमक रही थी, पेड़ों की पंक्तियों को प्रतिबिंबित करती हुई। मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो उन वर्षों में मेरे जीवन से गुजरे थे, मेरे साथी, गांव वाले और यहां तक कि दूसरी तरफ के लोग भी जिनसे मेरा सामना हुआ था। सभी ने, चाहे उनकी भूमिका कुछ भी रही हो, मेरी कहानी में एक निशान छोड़ा था।
युद्ध अंततः अतीत में फीका पड़ जाएगा, लेकिन नदी अभी भी बहती रहेगी। और मैं जानता था, जब तक याद करने वाले लोग होंगे, जब तक कहानियां सुनाई जाएंगी, तब तक रावी, कसूर, लाहौर नहर या कराची की वे रातें जीवित रहेंगी, न केवल मेरी यादों में, बल्कि इस पूरी भूमि की यादों में भी। उसके बाद के वर्षों में मैंने विशेष इकाई छोड़ दी और पंजाब की नदियों के किनारे नाव से माल परिवहन का काम करने लगा। शुरुआत में यह आजीविका के लिए था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में उन जलमार्गों से कभी दूर नहीं गया था। हर यात्रा, हर घाट मुझे उन लक्ष्यों के पास पहुंचने के समय उन रातों को याद दिलाता था जब मैं बर्फीले पानी में गोता लगाता था। कभी कभी शांत नदी के बीच में मैं उन जाने पहचाने किनारों पर पहुंच जाता था जो कभी दुश्मन की चौकियां हुआ करती थीं, जहां कभी सर्च लाइटें पूरी नदी को रोशन कर देती थीं। अब वहां केवल चप्पू की हल्की आवाज और घाट पर खेलते बच्चों की आवाज थी। मैं जानता था कि यह शांति मेरे साथियों और यहाँ के लोगों के कितने बलिदानों से खरीदी गई थी। कभी कभी मैं पुराने चेहरों से मिलता था। शांति के बाद जग्गा अपने गांव लौट गया और एक बढ़ी बन गया। उसका काम इतना अच्छा था कि इलाके में हर कोई उसे ढूंढता था। काला का पता बहुत कम लोगों को था। केवल यह अफवाह थी कि वह एक तटीय क्षेत्र में रहता है, अभी भी पानी से जुड़ा हुआ है। छोटू ने एक छोटी नाव बनाने की कार्यशाला खोली थी, लेकिन जब भी पुरानी कहानियों का जिक्र होता तो उसकी आंखें वैसी ही चमक उठती थीं जैसे उसकी जवानी के दिनों में। एक बार दस्ते के एक शहीद साथी की बरसी पर हम नदी के किनारे एक छोटी सी दुकान पर इकट्ठा हुए। जैसे जैसे जाम चलते गए, कहानियां भी चलती गईं। हर कोई उन मिशनों की रातों को याद कर रहा था, बांस की नली में हर सांस की आवाज को, अंधेरे पानी के बीच में एक ठंडे जहाज के ढांचे को पकड़ने की भावना को। हम उन बाल बाल बचने की घटनाओं को याद करके हंसे, लेकिन गहराई में हर कोई जानता था कि बहुत से लोग यहां बैठकर सुनने और सुनाने के अवसर के लिए नहीं थे। उस रात जब शराब का नशा चढ़ गया, मैं दुकान के बरामदे में बाहर आया और नदी को देखा जो नावों की रोशनी से चमक रही थी। पानी अभी भी बह रहा था, अपने साथ गाद और अनकही कहानियां लेकर। मैंने खुद से कहा, हो सकता है कि कल हमारे नाम किताबों में भुला दिए जाएं, लेकिन यह नदी, यह पानी याद रखेगा। इसने वह सब कुछ देखा है जब हमने मौत को मात दी, जब हमने मोर्चे पर अपनी छाप छोड़ी और जब हम चुपचाप खामोशी में पीछे हट गए। हाल के कुछ वर्षों में जब भी मुझे कसूर या लाहौर नहर के पास से गुजरने का मौका मिलता है तो मेरे दिल में एक बहुत ही अजीब भावना उमड़ आती है। वे स्थान जो कभी आग की लपटों में थे, जहां कभी धमाकों की गूंज थी, अब वहां केवल लहरों की आवाज और पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट है। मैं अपनी नाव के डेक पर खड़ा होकर दूर तक देखता हूं, उस रात के दृश्य की कल्पना करने की कोशिश करता हूं। आकाश की पृष्ठभूमि में उठती आग की लपटें, तेज अलार्म और ठंडे पानी में गोता लगाते हुए लोगों की परछायां। समय ने सब कुछ पर शांति की एक परत चढ़ा दी है, लेकिन यादें अभी भी वहां हैं, उतनी ही स्पष्ट जैसे कि कल की बात हो। एक बार मैं एक पूर्व पाकिस्तानी नौसैनिक से मिला जो भारत वापस आया था। वह लगभग 70 वर्ष का था। उसके बाल सफेद थे, उसकी आंखें दयालु लेकिन गहरी थीं। हम संयोग से नदी के किनारे एक कैफे में एक ही मेज पर बैठे थे। कुछ औपचारिक बातों के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कभी सैनिक रहा हूं। जब मैंने सिर हिलाया तो वह उदास होकर मुस्कुराया और कहा कि उसने 1965 में लाहौर नहर मार्ग पर सेवा की थी। उसने उस रात को याद किया जब 2 मालवाहक जहाज डुबो दिए गए थे। नदी के नीचे से हुए धमाकों और उस समय की असहायता की भावना का जिक्र करते हुए उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। यह नहीं बताया कि मैं कौन था, बस अपना कॉफी का कप उठाकर उसके कप से धीरे से टकराया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में जानना ही काफी होता है। घर लौटकर मैंने यह कहानी जग्गा को सुनाई। वह हंसा और कहा कि यह उन लोगों का भाग्य था जो कभी युद्ध के 2 विपरीत पक्षों में खड़े थे, लेकिन फिर से मिलने के लिए जीवित रहे। युद्ध खत्म हो गया था, हर किसी ने कुछ खोया था। हर कोई ऐसी परछाइयों को साथ लेकर चलता है जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। शायद इसीलिए जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो बिना कुछ कहे भी एक खामोश सहानुभूति होती है। अब मैं अपना अधिकांश समय अपने गांव में बिताता हूं, एक छोटे से नदी के घाट के पास धीमी गति से जीता हूं। हर सुबह मैं एक केतली चाय बनाता हूं और पानी की सतह को सूरज की रोशनी के साथ रंग बदलते हुए देखता हूं।
मेरे घर की दीवार पर मैंने वह पुराना गमछा और हमारी टीम की एक तस्वीर लटका रखी है जब हम जवान थे। ये चीजें दिखावा करने के लिए नहीं हैं, बल्कि मुझे यह याद दिलाने के लिए हैं कि एक समय था जब इन विशाल जलमार्गों के बीच मैंने और मेरे साथियों ने अपना सब कुछ दे दिया था, बिना किसी अफसोस के। और जब रात होती है और नदी पर कहीं चप्पू की आवाज आती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पुराने दोस्तों से संकेत सुन रहा हूं, यह बताते हुए कि वे अभी भी यहाँ हैं, अभी भी अपनी मातृभूमि के जलमार्गों की रखवाली कर रहे हैं, जैसे वे हमेशा करते थे। मैंने एक गहरी सांस ली, नदी की हवा के नमकीन स्वाद को रात की नमी के साथ महसूस करते हुए। मेरे दिल में मैं जानता था कि मैंने युद्ध छोड़ दिया है, लेकिन युद्ध ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यह पानी की हर बूंद में, हवा के हर झोंके में और हम जैसे विशेष सैनिकों की यादों में रहता है, हमेशा के लिए।